आज हमारे साथ देश का जाना माना पहना चेहरा चेहरा बॉलीवुड के एक प्रखर हस्ताक्षर, भारत के हर दिल में बसने वाले, महाभारत के एक बहुत बड़े चरित्र। लेकिन आज हमारे साथ ये दूसरे वजह से हैं। आप सब जानते हैं पुनीत इस्सर साहब को। देश में एक फिल्म की चर्चा है और पहली बार हुआ है भारत के अंदर कि इस फिल्म की चर्चा इतनी हुई है और गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, शहर शहर एक वेव क्रिएट हो गई है। आखिर ऐसा क्या है द कश्मीर फाइल्स के अंदर, जिसको लेकर के देश विदेश में भारत विरोधी ताकतें, इस्लामिक जिहादी फोर्सेस, वो तमाम संगठन इस फिल्म के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं। यूं तो कोई नई बात नहीं है इस्लामिक आतंकवाद की। 1400 साल पहले से लेकर के गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों से होती हुई कहानी, चाहे भारत विभाजन हो और उस भारत विभाजन के बाद चाहे कश्मीर हो, चाहे बंगाल हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, यह सिलसिला थम नहीं रहा है। लेकिन मजे की बात यह है कि द कश्मीर फाइल्स के अंदर 3 कैरेक्टर हैं। एक तो पुनीत इस्सर साहब है। आपने कश्मीर के डीजीपी हरि नारायण साहब का रोल प्ले किया है। एक मिथुन चक्रवर्ती है और एक अनुपम खेर है। आप कह सकते हैं कि ये 3 जो इस फिल्म के किरदार हैं, इसके पीछे एक और छोटी सी बात मैं ऐड करना चाहूंगा। यूं तो फिल्मों के अंदर जब कोई भी अभिनेता अपना रोल प्ले करता है तो लोग कहते हैं बड़ी अच्छी एक्टिंग की है, बहुत अच्छा आपने किरदार निभाया है। लेकिन ये तीनों के साथ में कश्मीर फाइल्स में जो ट्रेजेडी दिखाई गई है, ये अपने निजी जीवन में उस ट्रेजेडीज को देख चुके हैं। पुनीत इस्सर साहब का परिवार पाकिस्तान से किस तरीके से आया, उनके दादा, उनके पिता, तमाम सारे लोग किन हालात में आए, कैसे आए, ये सबको पता है। मिथुन चक्रवर्ती के भी पूर्वजों ने 1906 में बंगाल का विभाजन देखा, फिर 1971 में किस तरीके से वहां मारकाट हुई वो देखा, और मिथुन चक्रवर्ती ने तो भी हाल के दिनों में जिहादियों ने जिस तरीके से एक तरफा बंगाल में नरसंहार किया हिंदुओं का, वो भी देखा। और तीसरे कैरेक्टर हैं अनुपम खेर साहब। अनुपम खेर ने जम्मू कश्मीर के अंदर उस वादी जिसे कश्यप ऋषि की धरती कहा जाता है, जहां सनातन हिंदू धर्म की तमाम, चाहे पंचतंत्र की कहानियां हो, सब कुछ वहीं लिखा गया। उस धरती से उनको तलवार के जोर पर उनके भाई बहनों को मारा गया, काटा गया, और कम से कम 5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडितों को अपनी धरती से भागने के लिए मजबूर कर दिया गया। तो ये तीनों कैरेक्टर वो हैं जिन्होंने अपने परिवार के लोगों के द्वारा या अपनी आंखों के सामने इस्लामिक जिहादी आतंकवाद को देखा है। लिहाजा इसमें मैं ये नहीं मानता कि पुनीत इस्सर साहब ने एक्टिंग की है। ये एक्टिंग नहीं है, बल्कि इनको इतने पुराने दर्द को अभिव्यक्त करने के लिए एक मंच मिला, तो जिसमें इनको एक्टिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि ये तो सब कुछ देखा हुआ था। इसलिए इस फिल्म को मैं मानता हूं कि ये एक फिल्म नहीं है, ये एक डॉक्यूमेंटेशन है जो विजुअली किया गया है। लिहाजा पुनीत इस्सर साहब से मैं इसलिए बात कहना चाहता हूं कि आपसे जब मैं बात करने वाला था, उससे पहले आज पहली बार मैंने देखा कि भारत देश के प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट के अंदर आज जो बयान दिया है, उससे ये लगता है कि इस देश में अगर सच्ची आवाजें और सच्ची फिल्म बनाई जाए तो देश का प्रधानमंत्री उसकी तारीफ करने में पीछे नहीं हटता है। और उन्होंने न सिर्फ तारीफ की, बल्कि उन तमाम लोगों को जो इस फिल्म से परेशान हैं, इस फिल्म को दबाना चाहते थे, झुटलाना चाहते थे और पिछले 32 साल से इस झूठ के पुलंदे को दबाए हुए थे, आज प्रधानमंत्री ने कहा कि जो लोग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बहुत बात करते हैं, बात बात के ऊपर अभिव्यक्ति की बात करते हैं, आज वो लोग कश्मीर फाइल में जो अभिव्यक्ति दी गई हुई है, जो सच्ची है, उससे घबरा क्यों रहे हैं। तो ये कमेंट अपने आप में 135 करोड़ के देश के प्रधानमंत्री का बहुत महत्वपूर्ण है। और बहुत सारे हिंदू संगठन और बहुत सारे लोग इन बातों को कहने से हमेशा कहीं ना कहीं कतराते रहे। लेकिन आज इस फिल्म के माध्यम से यह तय हुआ कि 1990 में 19 जनवरी को
भारत के पहले मुसलमान गृह मंत्री की देख रेख में जो जम्मू कश्मीर से आए थे, ये हिंदू जिनोसाइड था और इसको पहली बार माना गया। और प्रधानमंत्री ने जब उसके बारे में कहा तो लगता है कि सत्ता के शीर्ष पे बैठने वाले लोगों को भी ये एहसास है और शायद वो उनको ताकत मिली इस फिल्म के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, कि आज उन्होंने कहा कि ये सच्चाई दिखाई गई और ये सच्चाई बहुत पहले आनी चाहिए थी। इस पस मंजर में पुनीत जी से मैं बात करना चाहता हूं कि आप कश्मीर फाइल फिल्म को किस तरीके से देखते हैं और क्या कश्मीर फाइल जो फिल्म बनी, जो भी कुछ उसमें दिखाया गया, उसमें कुछ बाकी रह गया है या कुछ और भी हो सकता था या कुछ उसमें काट-छाँट करनी पड़ी या आपको इस फ़िल्म को करते वक़्त आपके मन में कैसे-कैसे सवाल थे कि जब आपने अपने पिताजी से, अपने दादा से, पाकिस्तान में जिस तरीके से हिंदुओं को मारा गया, लाहौर में लूटा गया, वो तमाम दृश्य आपके सामने रहे होंगे। तो कोई सवाल-जवाब मैं बहुत नहीं करना चाहता, लेकिन इस फ़िल्म के बारे में आपका क्या अनुभव है? और ये फ़िल्म इतनी देर से बनी, फ़िल्म के अंदर जो कुछ दिखाया गया है, वो समझते हैं कि सब कुछ हो गया है या अभी इसका पार्ट 2 भी बनाया जा सकता है? पुनीत भाई अपनी बात रखिए। पहली बात तो मैं अपने दर्शकों को नमस्कार कहना चाहूँगा। पुष्पेंद्र जी, ये जो हमने फ़िल्म में जो काम किया बतौर कलाकार तो अवश्य किया, लेकिन इसमें क्या था कि हमारी आस्था जुड़ी हुई थी। हम इसमें बिलीव करते थे कि ये जो प्रॉब्लम है, इसे विवेक अग्निहोत्री जी इसे लोगों के समक्ष लाना चाह रहे हैं और ये जो है, ये यथार्थ है, ये कड़वा सत्य है और ये लोगों तक आना चाहिए बिकॉज़ हम इससे अपना ये अवगत थे कि ये क्या हुआ है। ये कोई पहली बार हमने आजकल जिस तरह लोग कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं था, मैं समझता हूँ ऐसी बात नहीं थी। ये सबको पता था कि उस वक़्त जब हुआ था, किस तरह उस वक़्त की सरकार ने उसे दबाया गया। दे पुट अ ब्लाइंड आई एंड अ डेफ ईयर टू द प्रॉब्लम। उन्होंने इनकी कश्मीरी पंडितों की जो गुहार थी, उसे नहीं नज़रअंदाज किया, उसे नहीं सुना। तो ये तो बहुत ही दारुण कथा है। ये जो व्यथा है कश्मीरी पंडितों की, आई एम वेरी हैप्पी, बहुत ही काबिल तारीफ बात है कि विवेक अग्निहोत्री ने इस मुद्दे को उठाया, उन्होंने फिल्म बनाई। जब उन्होंने मुझसे कहा कि पुनीत मैं एक फिल्म बना रहा हूँ, ये कश्मीर जेनोसाइड पर जो मास एक्सोडस किया गया था उस पर आधारित है, तो मैंने कहा मैं जी मैं अवगत हूँ, मैं जानता हूँ और मैं आपके साथ खड़ा हूँ, मैं इस फिल्म में काम करूँगा। और मैं बगैर कुछ पूछे हर चीज अपने अरेंज करके मैं उनकी शूटिंग पे पहुंचा। फिल्म करते वक्त बस एक मिशन था, एक मुहिम थी। हमारा था कि ये जो बात है ये लोगों तक पहुंचनी चाहिए। मैक्सिमम जितने भी हिंदुस्तानी हैं, हर हिंदुस्तानी को ये फिल्म अवश्य देखनी चाहिए। कि अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये फिल्म इसलिए नहीं देखनी चाहिए कि हमारे साथ क्या हुआ था, ये इसलिए देखना जरूरी है कि देखिए, अगर आप सचेत नहीं होंगे तो आपके साथ आगे क्या होगा, ये उसके लिए ये फिल्म देखना बहुत ही जरूरी है। पुष्पेंद्र जी, मैं आपको बताऊं, ये तो 32 साल पुरानी बात है, लेकिन 1947 में जब हमारे देश का विभाजन हुआ तो जो वेस्ट पंजाब था जिसे पाकिस्तान घोषित किया गया और जो ईस्ट बंगाल था उसे, वो भी तो ईस्ट पाकिस्तान बना। सबसे पहले दंगे नवाखाली में शुरू हुए थे। हिंदुओं का नरसंहार तो वहां से शुरू हुआ था, उसको कैसे लोग भूल सकते हैं। हिंदुओं को डिस्प्लेस किया गया, मारा गया वेस्ट पाकिस्तान में। भाई, मेरे जो दादाजी थे, मेरे पिताजी 16 वर्ष के थे और उनके जो 4 भाई थे, जो मेरे सबसे छोटे चाचा हैं, उसे 6 महीने के थे। तो वो था कि जब क्या कि साहब ये अभी इस्लामिक देश बनेगा और अगर आपको यहाँ रहना है या आपको हिंदुस्तान जाना है, जो एक मतलब जो एक इस्लामिक देश नहीं होगा, वो एक इंडियन हिंदू देश होगा। तो मेरे दादाजी ने एक सर एक कपड़ों में हर चीज छोड़ के, नहीं चाहिए कुछ भी, वे छोड़ के वहां से यहाँ पर आए। वो बड़े दबंग तरीके से आए। आपको पता है, मेरे पिताजी, जो मेरे दादाजी थे, वो रिवॉल्वर रखा करते थे कि अगर हमारी बहू बेटियों पर, उनकी दो, हमारी मेरे पिताजी की 2 बहनें भी थी, तो उनको कहा कि इनको बिल्कुल सुरक्षित लेकर जाएंगे। और घर में बात हो गई थी कि अगर हमारे घर में हमारी बहू बेटियों पर कोई आ जाएगी तो सबसे पहले तो हम अपनी बहू बेटियों को उनका गला काट देंगे और उसके बाद हम लड़के मरेंगे।
इस तरह की जो थी वो इमोशंस थे, वे छोड़कर सब यहाँ पर आए, एक कपड़ों में आए। मेरी पत्नी, उनके जो पिताजी हैं, जो मेरे ससुर साहब हैं, वो दीवान, उनके पिताजी, उनका नाम था दीवान कैलाश नाथ पुरी, वो सियालकोट के थे। मेरे जो ससुर साहब के फादर साहब, वो बहुत बड़े उद्योगपति, बहुत ही समृद्ध व्यक्ति थे। उनके घर में ट्रेन आती थी, वो कहते हैं वो सिर्फ नमक बाहर से खरीदा करते थे। सब कुछ छोड़कर सर, वे वहां से छोड़कर हिंदुस्तान आए कि हमें इस्लामिक देश में नहीं रहना। तो इससे बड़ी कुर्बानी क्या होगी? और आने के बाद ये नहीं कि बिकॉज हम हमारे साथ रॉन्ग हुआ है तो ये हम आतंकवादी बनेंगे। फिर से मेहनत मुशक्कत करके उन्होंने हिंदुस्तान में अपना मकाम हासिल किया। तो ये तो मैंने मेरे पिताजी से सुना है, मेरे दादाजी से सुना है, और हमने ये सुना है इस तरह की घटनाएं हुई हैं। मुझे याद है मेरे जो दादा साहब थे, उनके एक दोस्त थे मेरे ग्रैंडफादर के, वो सरदार जी थे। उनके घर में शायद 2 या 3 बेटियां थी। तो जब बोलते हैं ये जब आ गए थे जिहादीज की जान से मारने के लिए, उन्होंने तलवार निकाली कि भाई अब तो मरना है। उन्होंने अपनी बेटियों के गर्दन काटी सर, गला काटा, और फिर लड़ते लड़ते मरे। तो ये जो कुर्बानियां हमारे लोगों ने दी हैं, यहाँ के लोग तो शायद उससे अनजान हैं, लेकिन हम तो सुन चुके हैं। और मैं विवेक साहब को, बहुत काबिल तारीफ बात है कि उन्होंने इस मुद्दे को कम से कम लोगों के सामने लाया। बट मुझे जो दुख इस बात का है कि ये तो हमेशा होता आया है। अगर आप 1000 साल का आप इतिहास उठा लें हिंदुस्तान का, तो ये जो आए हैं, आपको पता ही है, मतलब ये कब कब आए? ये तो हमेशा आए हैं। इन्होंने हमेशा इस्लाम जो है वो अपना तलवार की जोर पर फैला, उन्होंने वो किया है। ये जेनोसाइड एक बार नहीं, कई मर्तबा हिंदुस्तान में हुआ है। हमारे देश में पुष्पेंद्र जी 3 मर्तबा जौहर की रस्म हुई है। पद्मावती के वक्त 30,000 औरतें एक साथ अग्नि में उन्होंने अपने आप को आत्मदाह कर लिया। फिर कर्णावती के वक्त हुआ। फिर अपना अकबर के जमाने में चित्तौड़गढ़ पर जब उन्होंने अटैक किया, उदय सिंह को जब हराया, तब अपने जौहर की रस्म बनाई गई। तो ये तो हमेशा होता आया है। और वो क्या, आज भी आई थिंक 1 आध साल पहले कश्मीर में किस तरह आतंकवादी आए, ये इस्लामिक जो टेररिस्ट हैं, उन्होंने लोगों को अलग किया, उनका आइडेंटिटी कार्ड चेक किया, और क्योंकि वे हिंदू थे और सिख थे, उनको उन्होंने मार दिया। तो ये कौन सी नई बात है? हमारे जो अपना तेग बहादुर जी थे, जो हिंद की चादर जिन्हें हम कहते हैं, जो हमारे जो 9वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के जो पिताश्री थे, उनको उन्होंने कहा कि आप मुसलमान बनिए, नहीं तो हम आपकी गर्दन काट देंगे। उनसे पहले उनके जो 3 जो सेवादार थे, मतीदास, भाई सतीदास और भाई दयाला दास, पहले उनकी कुर्बानी ली गई। एक को बोलते ना कि गर्म पानी में डाल के उबाल दिया गया, एक को आरे से काट दिया गया। तो ये तो होता आया। और फिर गुरु तेग बहादुर जी जो हमारे हिंद की चादर है, उनकी गर्दन काट दी गई। तो कुर्बानियां तो हमेशा देते आए हैं। तो ये लोगों को, लोग ये तो इतिहास है। अरे इतिहास जो है वो भी तो हुआ है। अभी कश्मीर का जो मुद्दा विवेक साहब ने उठाया है, ये 32 वर्ष पुराना है, ये हुआ है और आज भी हो रहा है। आपको पता है बंगाल के इलेक्शंस के बाद क्या हुआ, सब लोग जानते हैं। तो ये तो इनमें सबकी आंखें खुली हैं, और ये हमें सचेत होना, तैयार होना है कि ये हमारे साथ नहीं होना चाहिए। देखिए पुनीत भाई, फिल्म में सब कुछ नहीं दिखाया जा सकता, और फिल्म में इतना लंबा इतिहास जो जेनोसाइड का पूरे देश में है, और जो अभी अभी आपने भाई कि ये तो चंद महीनों पुरानी बात है कि स्कूल के अंदर गए और वहां टीचर का आई कार्ड देखा। तो ये ऐसा नहीं है कि ये 19 जनवरी 1990 को हुआ और समाप्त हो गया। ये कंटिन्यूअसली चल रहा है देश में। चाहे आप देखें हरियाणा में निकिता तोमर की हत्या कर दी जाए, चाहे झारखंड के अंदर उस रूपेश पांडे की मॉब लिंचिंग कर दी जाए, और लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले लंबे समय से यह हो रहा है, लेकिन वो इस्लामिक जिहादियों का जो इकोसिस्टम है कि एकदम एक तरफ ये हत्या होगी, दूसरी तरफ कुछ लोग जो है भाईचारे की बात करने लगेंगे, तीसरी तरफ उसको मीडिया मैनेज करेंगे, और बड़े से बड़ी घटना के ऊपर कवर अप करने की जो जो मानसिकता है वो हो जाती है। और आज भी उस बेहयाई और बेशर्मी का आलम यह है कि मैं कल देख रहा था कि विवेक भाई और उनकी श्रीमती पल्लवी और अनुपम खेर साहब कई टेलीविजन के अंदर बात कर रहे थे, तो जितने भी कश्मीरी थे वो बार बार कह रहे थे देखिए वो मुसलमानों को भी तो मारा गया था, तो आप मुसलमान की बात क्यों नहीं करते हैं? तो सवाल यह है कि वो हमेशा एक के साथ में
वो जो कहते हैं ना, कि कहते हैं कि आप उसमें एक चीज जोड़ने की कोशिश करते हैं कि ये तो बड़ा कॉमन है, सभी लोगों के साथ हुआ था और फलाने। तो आज भी इतना बड़ा जेनोसाइड जो हम सब लोगों की आंखों के सामने हुआ है, क्योंकि हमारा कैरियर भी उसी के आसपास शुरू हुआ, उसको झुटलाने की कोशिश है। आप 1947 को झुटला दिया, आपने गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों का मामला झुटला दिया, और जितनी बातें आपने बताई वो झुटला दिया। लेकिन मुझे याद है कि जब आपने ये बात कही कि हमारी टीम के एक सदस्य हैं देहरादून के अंदर, बड़े नामी ग्रामी डॉक्टर हैं, डॉक्टर कुलदीप दत्ता, उन्होंने मुझे बताया कि उनकी जो बुआएं थी, जब वो भाग रहे थे इनके पिताजी वहां से, तो वहां ये हुआ कि कुछ लोग आ रहे थे, तो उनके पिताजी ने कहा कि अपनी बहनों से कि देखो ऐसा है कि सिवाय तुम्हारे साथ रेप होगा और तुम्हारी लिंचिंग होगी, मैं ये देख नहीं सकता। उन्होंने अपनी जवान बहनों को काट दिया तलवार से। तो जब आपने कहा कि जो आपके पिताजी ने किया या दादा ने किया, वो घटनाएं बड़ी कॉमन है, वो हर घर के अंदर है। लेकिन आप किसी चीज को इतने लंबे समय तक झुटलाएं, क्योंकि आपका पॉलिटिकल नैरेटिव और सरकार का पॉलिटिकल नैरेटिव अलग है। लेकिन मुझे खुशी है कि कम से कम इस फिल्म के अंदर वो तमाम चीजें आई, और आज देश जान रहा है, आज पूरे साउथ इंडिया को पता चल रहा है। बाकी किसी को पता नहीं था, कि भाई साउथ इंडिया वालों को पता ही नहीं था कश्मीर में क्या हुआ, केरल में क्या हुआ, और मोपला का कांड सबको मालूम है, लेकिन उस पर कभी फिल्म नहीं बनी। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि जब 21 लाख लोगों की लाशें बिछी इस देश को बांटने में, आज तक उसके ऊपर कोई सीरियस फिल्म नहीं बनी। तो ऐसे किसी नैरेटिव को न बनाया गया, न बॉलीवुड ने उस तरफ देखा गया। बॉलीवुड के अंदर तो ऐसी फिल्में बनाई गई जिसमें पाकिस्तान बहुत अच्छा है, मुसलमान बहुत अच्छा है, पठान बहुत अच्छा है, एक नैरेटिव क्रिएट किया गया। ताशकंद फाइल भी बनाई थी विवेक भाई ने, तब भी उसमें बहुत सारे सवाल उठे। लेकिन ये पहली फिल्म भारत में ऐसी बनी है या डॉक्यूमेंटेशन हुआ है जिसमें इस्लामिक जिहाद को खुलेआम जो मस्जिदों से इस्तेमाल हुआ उसकी बात कही गई है। इस फिल्म से आप ये मानते हैं कि इसके आने के बाद से देश में जो सनातनी हिंदू है, जो अनभिज्ञ था, जो सेकुलरिज्म के इस मुलम्मे के अंदर फंस गया था, जो वामपंथ के मुलम्मे में फंस गया था, जो इतिहास की किताबों में औरंगजेब और बाबर की कहानियों को सुनाया जाता था, तो जो हमारा नैरेटिव था, जो हमारा इतिहास था, आज क्या इस फिल्म से आप समझते हैं कि एक नई जागृति आई है? पूरे देश के अंदर इस फिल्म को लेकर के इतना जबरदस्त रिस्पॉन्स है कि लोग ये समझ रहे हैं कि ये फिल्म अगर हमने नहीं देखी, तो शायद हम हमारा जो कंट्रीब्यूशन होगा इस राष्ट्र में। मैं अभी कल परसों जोधपुर में था, मुझे उदयपुर से कोई 50 महिलाएं टिकट लेकर के इकट्ठी देखने जा रही हैं, और तमाम टिपिकल महिलाएं थी। तो पुनीत भाई, आपसे मैं ये जानना चाहता हूं कि इस फिल्म को आप किस तरह देखते हैं? जो फिल्म क्या अपने पूरे मकसद में कामयाब हो पाई, और इसमें क्या कुछ और हो सकता था, या ये जो आपका सेंसर बोर्ड होता है, जो माँ बहन की गालियां अगर फिल्मों में दो तो उसे सेंसर नहीं करता, लेकिन इस यथार्थ फिल्म के अंदर भी मैंने सुना है कि कुछ उन्होंने सेंसर करने की कोशिश की है। आपका क्या एक्सपीरियंस है? देखिए, मैं ये बताना चाहता हूँ कि फ़िल्म होती है ना सर, वो इट्स अ डायरेक्टर्स मीडियम। हमने बहुत सारा शूट किया, तो अभी क्योंकि आपको एक फ़िल्म तो सीमित है, आपको 3 घंटे के अंदर फ़िल्म बनानी पड़ती है। बट डेफ़िनिटली विवेक भाई ने इतना ज़्यादा मसौदा शूट किया है कि अब उनका प्रोत्साहन और बढ़ेगा, उनका हौसला बढ़ेगा, और वो जो अनकट वर्ज़न भी लोगों के सामने आएगा। जो वेरी उन्होंने गुड। शूट किया है, हमारे कई ऐसे सीन्स हैं जो दिल को दहला देंगे। वो सारे सीन्स अब वो जो होंगे, वो ज़रूर विवेक उसको बाहर लेकर आएगा। देखिए, मैं एक बताना चाहता हूँ, जैसे आपने कहा ना कि लोगों की कैसे प्लान्ड थिंकिंग होती है। आप देखिए, मक्कारी देखिए साहब, कश्मीर में इन्होंने रोशनी एक्ट लगाया। रोशनी एक्ट क्या है महाराज? कि जब वो हिंदू जो थे, वहां से बेचारे कश्मीरी पंडित जब कश्मीर छोड़कर भाग गए, तो क्या हुआ? उनके घरों की, उनके दुकानों की, उनके फार्म्स की, उनके फैक्ट्रीज की बिजली, बिकॉज बिजली कहाँ थे, वो तो भाग गए थे, तो बिजली का बिल नहीं भरा, तो वो उन्होंने बिजली काट दी गवर्नमेंट ने, तो अंधेरा हो गया उनकी जगहों पे। तो ये जितने भी हैं, ये अपना फारूक अब्दुल्ला एंड कंपनी, ये सब ने मिलकर क्या किया सर? देखिए उनकी कुरापाती दिमाग कि ये मुसलमानों को, वहां के लोगों को कैसे दिया जाए। उन्होंने क्या किया कि उस वक्त उन्होंने सीधा रोशनी एक्ट लागू किया कि भाई, क्योंकि लोग तो है नहीं, तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए ताकि लोगों को भी कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। तो एनीबडी हु इज लिविंग देयर, बिकॉज ये कश्मीरीज तो चले गए, कश्मीरी पंडित, तो ये दे आर नो मोर कश्मीरीज। और आप जो हो 101 रुपया देकर आप वहां पे इलेक्ट्रिसिटी
आपके नाम पे कर दी जाएगी जगह, और आप जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आपके नाम पे कर दिया जाएगा, और आप सिर्फ 101 रुपया देकर उनकी जमीन आपको दे दी जाएगी। कैन यू इमेजिन, इट इज 1.3 यूएस डॉलर्स में करोड़ों खरबों अरबों रुपए की जो जमीन थी उन कश्मीरी पंडितों की, उसे 101 रुपए में इलेक्ट्रिसिटी बिल उनके नाम पर कर दिया गया, उनके नाम पर घर कर दिए गए। तो ये क्या था सर? ये तो अच्छा, इसकी कोई, आप देखिए, लेफ्ट की बात ही नहीं करेगा भाई। जो लोगों के घर थे इन्होंने इस तरह किया। एंड एग्जैक्टली ये कहां का इन्होंने मॉड्यूल है जो नाजीज ने ज्यूस के साथ किया था। जब मार के उनको भगाया तो नेबर्स को कि भैया उनके नाम पे जमीनें कर दी, घर उनके नाम पे कर दी। तो ये रोशनी एक्ट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो लोगों को पता चलना चाहिए। ये मेरे एक दिमाग में आया था, मैंने कहा मैं आपसे बात करूं इसके सिलसिले में। नहीं, मैं तो ये मानता हूं कि 19 जनवरी 1990 को जो हुआ है जी, वो, अगर आप इतिहास में जाएं तो जम्मू कश्मीर में कश्यप ऋषि के वंशजों का ये 7वां नरसंहार था। ये 7th, ये जी, एक्सोडस जिसे कहा जा रहा है, ये 7वां है। अच्छा देखिए, शब्दों का खिलवाड़ क्या होता है कि बार बार ये नैरेटिव बनाया गया और ये कहा गया तो कश्मीरी पंडित एक्सोडस 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 एक अलग चीज होती है सर, नरसंहार एक अलग चीज होती है, ये हाँ हाँ, ये जेनोसाइड है। जेनोसाइड अलग चीज होती है। वही मैंने कहा कि ये तो आपने उसको कैसे सॉफ्टन कर दिया जाए, वो शब्द के मतलब ही बदल जाए, और फिर उसमें एक और खेल किया, कश्मीरी पंडित, कश्मीरी पंडित। अब पंडित तो वहां सलीम पंडित भी पंडित लगाता है अपने नाम के आगे, जी, तो पंडित, भाई मैं कह रहा हूं कि आपने सलीम पंडित को तो नहीं मारा ना, हिंदुओं को मारा। मैं कह रहा हूं कि आपने कश्मीरी हिंदू पंडित की हत्या की। और शायद मैं समझता हूं उसके पीछे की एक वजह यह भी है कि हमारे गुरु हैं कर्नल आरएस सिंह साहब, वो ये बात कहते हैं और मैं मानता हूं कि जो रिच सभ्यताएं होती हैं, जो संपन्न सभ्यताएं होती हैं, उनको कभी भी अपने से ज्यादा संपन्न सभ्यताओं से खतरा नहीं होता, बल्कि जिनकी सभ्यता ही नहीं होती उनसे खतरा होता है। और शायद यही वजह है कि ये वो जो जिनकी 1400 साल पहले ऊंट की पीठ पे खड़े होकर के खजूर तोड़ते थे, इनकी कोई सभ्यता तो है नहीं, इन्होंने पूरी दुनिया में लूटपाट की है, साहब पूरी दुनिया देखिए, में लूटपाट की है। आपको पता है कि पहले दुर्भाग्य था हमारे देश का कि कोई भी अगर फॉरेन डेलीगेट हिंदुस्तान आता था तो उसे, आप तो जानते होंगे कि उसे एक हिंदुस्तान की तरफ से क्या दिया जाता था? ताजमहल एज ए मोमेंटम दिया जाता था। ये तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया कि भैया गीता दो। हमारे देश का जो चिन्ह है वो ताजमहल नहीं है, वो गीता है। अब आप बताइए साहब, ये जितने भी जो खाना बदोश जो लोग थे, आप इनकी सभ्यता की बात कर रहे हैं, आप इनका कल्चर आप बताइए ना, इनके कोई महल, कोई अगर कोई इनका महल, हमारे तो है, हमारा खजुराहो भी है, हमारे तो कोणार्क मंदिर भी है, हमारी तो इतनी रिच हमारी हेरिटेज है। ये जहां से आए हैं ये लुटेरे थे सर, देवर ये लुटेरे वल्चर्स, थे। उनका कोई कल्चर नहीं था, दे एब्सोल्युटली, ऑल आर वल्चर्स। एब्सोल्युटली सर। अब देखिए जो मोहम्मद, जो कहते हैं ना कि महमूद गजनी जब आया था हिंदुस्तान सर, ये आया और इसने तकरीबन ऑलमोस्ट मुझे लगता है 17 बार हिंदुस्तान पर इसने अटैक किया, 17 बार उसने किया। सोमनाथ, सोमनाथ। सोमनाथ मंदिर, उसके बाद में जो ये महमूद गजनी है सर, इसने अफगानिस्तान में उन्होंने एक पिलर बनाया है, स्तंभ। आपको पता है उस स्तंभ पर क्या लिखा है? उस पर लिखा है दुख्तरे हिंदुस्तान नीलामे 2 दीनार, जिसका मतलब कि यहाँ पे हिंदुओं की औरतें जो हैं वो 2 दीनारों में नीलाम होती हैं। उस जगह का नाम उन्होंने वहां पे लिखा हुआ है। जी 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 जी। कितनी दुख की बात है ये जब ये तो लोगों, अब ये हमारे, आपको सबसे दुख की बात तो सर ये है कि हमारे लोगों को पता ही नहीं है ये। हमारे, मैं जब छोटा बच्चा था तो मेरे स्कूल में शिवाजी पर मुश्किल से 1 या 2 पेज का चैप्टर था बस। एंड यू नो व्हाट, हमारे स्कूल के टेक्स्ट में लिखा था कि शिवाजी महाराज इज अ माउंटेन रैट, हमें यह पढ़ाया गया। यस। अच्छा, महाराणा प्रताप जो थे वो एक रिबेल थे, वो एक डाकू थे, हमें यह पढ़ाया गया। हमसे झूठ बोला गया सर, हमारा इतिहास छुपाया गया। लुटेरे कौन थे? और हम, अकबर को इन्होंने दिखाया कि सेक्युलर दिखाया है। अरे महाराज, जिन्होंने चित्तौड़गढ़ पर अटैक करके जौहर की रस्म पर औरतों को मजबूर किया, 30,000 हिंदुओं का नरसंहार किया उन्होंने।
अब पिक्चर क्या बनती है, मुगल आजम, जोधा भाई, वो अपना गंगा जमुना तहजीब, कोई गंगा जमुना तहजीब नहीं थी सर, वो झूठ था सब। पर वो ये है हमारा। गंगा जमुना का जो फ्रॉड है वो इलाहाबाद प्रयाग में है, जिस प्रयाग का नाम बदल करके उस अकबर ने जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी का बताया जाता है उसने इलाहाबाद रखा, जी तब जी। भी वो सेकुलर है। तो हाँ सवाल सबसे बड़ा ये है कि ये जो रोल आपने इसमें प्ले किया है डीजीपी का, आप जी जब इस रोल को प्ले कर रहे थे तो जी। आपके मन के भाव क्या थे? तो सर आई वाज सी एज एन एक्टर, व्हेन व्हेन एन एक्टर परफॉर्म्स, एक तो क्या है, एज एन एक्टर जब हम काम करते हैं, हम एक्टिंग नहीं करते जी, वी बिलीव इन द कैरेक्टर, हम उसमें कैरेक्टर में अपने आप को ढालते हैं। जब तक हमारा कंप्लीट टोटल बिलीफ नहीं होता तो वो अपनी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं निकल पाती। इसमें जो मेरा जो पात्र था, एक मतलब एक बेबस पुलिस कमिश्नर का, एक डीजी का रोल था सर, डीआईजी का, कि इतने बड़े ओहदे पर आकर अगर मैं बेबस हूं, बिकॉज सीएम मेरी बात नहीं सुन रहा, और मेरे जो पुलिस वाले हैं वो तो लोकल्स हैं, वो तो वो हमारा साथ नहीं दे रहे, वो तो इन इस्लामिक जो टेररिस्ट हैं उनका साथ दे रहे हैं, मेरे अपने लोग, तो जो एक उसकी बेबसी है, उसकी व्यथा है, अगर मैं नहीं कुछ कर पा रहा तो ये जो आम जनता जो है, बेचारे जो कश्मीरी हिंदू पंडित हैं, इनका क्या हाल होगा। तो एक जो बेबसी आप देखेंगे, बहुत ही नॉर्मल हमने इसमें एक्टिंग की है। आप देखोगे लगेगा कि यार वी आर लुकिंग द कैरेक्टर, वी आर, बिकॉज वी बिलीव इन द कैरेक्टर, ये था। इसके अलावा इस पूरी कहानी को, जब इस पटकथा को आपने सुना होगा, तो आपके एक तो आप गए, जैसे मैंने आपसे कहा कि आपके लिए ये एक्टिंग नहीं है, आप तो उस पूरे प्रदर्शन के इस कहीं न कहीं आपका परिवार, उस दौर के लोग रहे हैं, तो वो भाव आपके अंदर लगातार रहे होंगे। लेकिन जब ये पूरी कहानी सुनी तो क्या आपने उस वक़्त सोचा था कि एक बहुत बड़ा एस्टेब्लिश्ड नाम नहीं है, क्योंकि इस बॉलीवुड में तो यहाँ बड़े-बड़े प्रोड्यूसर और बड़े-बड़े डायरेक्टर कुछ भी उल्टी-सीधी फ़िल्म बना दें, एक पूरे माफिया की तरह बिकती हैं और फिर उनकी मार्केटिंग होती है। इसमें ना कोई पोस्टर बना, ना कोई मार्केटिंग हुई, ना कोई प्रमोशन हुआ। लेकिन क्या आपको क्या लगता है कि देश सच में ये जानना चाहता था कि एक एक बड़ा एक सिंपल सा साधारण सा इंसान विवेक अग्निहोत्री, जिनको मैं कहता हूं कि वो बेहतरीन इंसान है, बेहतरीन काम किया उन्होंने, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं। लेकिन क्या आपको लगता था कि इसके बाद इस देश में इतना बड़ा रेवोल्यूशन आ जाएगा कि देश के पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो इसको रोकने में लग जाएगा, इसको इसको डिमोनाइज करने में लग जाएगा, कोई इसको हिंदू मुस्लिम हेटर कह रहा है, कोई कह रहा है झूठ का पुलिंदा है। तो यानी आपने लोगों के मुंह के ऊपर पोस्टर चिपका दिया, उसके बावजूद भी लोग इसके खिलाफ और इसके इस तरीके का नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या मानते हैं कि ये फिल्म जिस पर्पस से बनाई गई थी कि देश के लोगों को अवेयर किया जाए, पुनीत भाई आपने रोल भी किया, आप इस फिल्म के किरदार भी हैं, महत्वपूर्ण किरदार भी हैं, ये फिल्म क्या उसको अचीव करने में कामयाब होती नजर आ रही है? हाँ जी, बिल्कुल सफल नज़र आ रही है, जिस तरह लोगों के रिएक्शंस आ रहे हैं। देखिए, जब हमने फ़िल्म बनाई, हमने काम किया, तो एक मिशन था कि भई ये एक मिशन है, हमें इसमें जुड़ना है, हमें इस फ़िल्म में काम करना है, और वो फिर गीता की थ्योरी आ गई साहब, कि हम अपना कर्म करेंगे, बाकी ईश्वर पर छोड़ेंगे। और आज देखिए, लोगों को पसंद आ रहा है, और आज मतलब होता है ना कि आज जनादेश जो है इस फिल्म के प्रति, हमारे प्रधानमंत्री साहब बोल रहे हैं, हमारे गृह मंत्री साहब बोल रहे हैं, कौन नहीं कह रहा, जो जो फिल्म देख रहा है उन्हें यथार्थ का पता चल रहा है, इस कड़वे सच का पता चल रहा है। एंड बोलते ना, कहते नहीं, इट्स लाइक अ वाइल्ड फायर, ये जो आग है ये लग चुकी है, और लोग जान रहे हैं कि क्या हुआ था। जो एक एक बहुत सारे लोगों का प्रश्न भी आ रहा है कि जी क्या पुनीत भाई, हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो बड़ी हृदय विदारक हैं। ये तो पूरा एक एक कम्युनिटी के साथ हुआ। लोग कह रहे हैं कि आज शायद भारतीय जनमानस और खासतौर से सनातनी राष्ट्रवादी हिंदू जो लोग हैं, वो ऐसे सचों का सामना करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। आज की युवा पीढ़ी इसको देखना चाहती है। लोगों ने कहा कि कश्मीर फाइल बनाई और जिस तरह से ताशकंद फाइल बनी और उसमें भी जिस तरीके से लाल बहादुर शास्त्री की षड्यंत्र के तहत हत्या की गई, उसमें पूरी एक पार्टी और एक पूरा परिवार शामिल है। तो लोगों का कहना यह है कि अगर ये सिलसिला चल पड़ा है,
तो लोग आज आपको शायद मैं समझता हूं कि ये पहली ऐसी फिल्म है जिसका प्रमोशन मैं ये देख रहा हूं कि हॉल के अंदर लोग खड़े हो जाते हैं और भाषण देने यस, लगते हैं और एकदम लोगों के इमोशंस बाहर आ जाते हैं। लोग बाहर आ रहे हैं तो भारत माता की नारा लगा रहे हैं और नारा लोग लगा। अपने आप ही मैं तो समझता हूं कि ना तो आप ना अनुपम खेर भाई और ना ही विवेक जी किसी को जानते भी नहीं होंगे। लोग दूर दराज से हमको फोन कर रहे हैं कि साहब हम 15 तारीख को देखना चाहते हैं, हम टैक्स जी, फ्री के लिए दबाव बनाना चाहते हैं। तो क्या समय नहीं आ गया है कि भारत के विभाजन के ऊपर उन तथ्यों के साथ भी फिल्म बने? और हमने जैसे गुजरात में देखा, आजाद भारत में देखा, कैसे गुजरात के अंदर एक बोगी नंबर 17 जो 57 थी, कैसे उसमें 57 हिंदुओं को जला के राख कर दिया गया और फिर उसके बाद गुजरात में दंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कहा कि गुजरात में भी फिल्म बननी चाहिए, तो मैंने कहा गुजरात में तो फिल्म जब ही बनेगी जब गोधरा पे बनेगी, बगैर गोधरा के बने तो नहीं एब्सोल्युटली, बन सकती ना। तो बिल्कुल, गोधरा बिल्कुल। अगर गोधरा को छुपाएंगे तो गुजरात की बात आनी चाहिए और हम चाहते हैं कि गोधरा बने तो गुजरात की भी बात दिखाई जाए। तो क्या आज समय आ गया है कि इस संचार क्रांति के दौर में जब भारत का सनातनी हिंदू उन सारे तथ्यों को जानना चाहता है और शायद वही वजह है कि देश में जो बदलाव हो रहा है, जो राजनीतिक बदलाव हो रहा है, जो राजनीतिक स्थिर वो शायद अब समझ पाया है कि हमको 70 सालों तक मूर्ख बनाया गया, प्याज के दाम और पेट्रोल के दाम में उसे फंसा दिया गया और जो पूरी आपकी संस्कृति थी, जो कल्चर था, जो इथॉस थे, जो आपकी मान्यताएं थी, परंपराएं थी, उसको लगातार डिमोलिश किया गया। तो ऐसा नहीं कि मोहम्मद महमूद मदनी गजनी आया और उसने 17 बार हमला किया। ये हमला तो आज भी जारी है। आज भी मंदिर तोड़े एब्सोल्युटली, जाते हैं, बिल्कुल। जगह-जगह तोड़े जाते हैं। ऐसा कोई नई बात नहीं है। तो क्या ऐसा कोई मन में प्लान है कि आपकी टीम के बीच में कोई ऐसा विचार हुआ कि इसके बाद में एक जब ये पूरी तौर से बनेंगे जी। देखिए एग्ज़ॉस्ट हो इससे जाए क्या तो फिर गो जी, जी, जी। इससे क्या होगा महाराज, लोगों का प्रोत्साहन बढ़ेगा, हौसला बढ़ेगा कि हमें इस तरह की और भी हमें काम करना चाहिए। अलग-अलग मुद्दों पे फ़िल्म बननी चाहिए और सच को सामने लाना चाहिए। आप मानोगे नहीं, जो गोधरा कांड है, मैं स्वयं इस पे फ़िल्म बनाना चाहता हूँ। मेरे पास में मैंने बहुत समय पहले मैंने उस पे उसकी स्क्रिप्ट पर काम किया हुआ है कि वो भी लोगों ने देखिए उसको बना दिया कि भई केवल दूसरों का सब झूठ का जो उन्होंने आडंबर एक क्रिएट किया, उसकी कोई बात ही नहीं करता। जो गुजरात में राइट्स की बात करता है, राइट्स को उठा दिया गया है। भाई हमारे प्रधानमंत्री को मौत का सौदागर बना दिया। सब, जबकि सब झूठ प्रूव हो, लेकिन गोधरा कांड की तो कोई बात ही नहीं करता। उसकी भी तो वही, करो। वही, वही। तो ये डेफिनेटली इससे लोगों का हौसला बढ़ेगा और लोग इस पर काम करेंगे। ये बहुत ही अच्छी बात है साहब। आप ये और तो है सर हमारे, देखिए मतलब आप कब कब आप हिस्ट्री में जब भी उठाएं इस तरह की घटनाएं हुई हैं, बट ये डेफिनेटली इट्स अ वेव, इट्स अ मूवमेंट। मैं समझता हूँ ये जन जागरण है। और एक आपको पता है, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि एक कहावत है कि आवाज़े खल्क नकाराए खुदा, वॉइस ऑफ पीपल इज वॉइस ऑफ गॉड। तो ये यस, तो यस। जो है, तो जो लोगों का जो जनादेश जो है, जो लोगों का जो है पूरा, और ये क्या एक किस्म का लोगों का अंदर का आक्रोश है कि हमसे सच क्यों छुपाया गया और सच को बार बार दबाने का क्यों प्रयास किया जा रहा है। तो लोग जो है इसके लिए ज्यादा आगे आ रहे हैं और लोग इसे फिल्म को सराह रहे हैं, इस फिल्म को देख रहे हैं। मुझे अच्छी बात ये भी लगी कि आपने 1990 का जनवरी का वो पूरा जो कत्लेआम है वो दिखाया, लेकिन इसको वर्तमान से भी विवेक ने बड़ी खूबसूरती से जोड़ा है कि कैसे टुकड़े-टुकड़े गैंग जो है, कैसे वो पत्रकारों की जमात की एक मोहतरमा जो हाँ, है वो वहां जाके बता रही थी कि जम्मू कश्मीर वाज़ नॉट ए पार्ट। तो जो पल्लवी ने जो रोल प्ले किया है, हाँ, उससे बहुत वो भी कमाल लग रहा है कि वो मिलता है। नैरेटिव आज भी है, वो भी बड़ा पावरफुल रोल है। वो उससे सर, कनेक्ट करने से लगता तो है कि ये वो तो पूरा जेएनयू से जेएनयू जेएनयू को और एक्सपोज जामिया किया है। जी, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को जेएनयू एक्सपोज़ को, किया, जामिया को मुस्लिम्स को एक्सपोज़ किया। एक्सपोज किया है। जी हाँ, बिल्कुल। वो बहुत अच्छा है कि उससे कनेक्ट हो गया लोगों को कि आखिर क्या वजह है कि हमारे देश में कोई दुजाना नाम का आतंकवादी हो, कोई हमारे यहाँ अफजल गुरु नाम का आतंकवादी हो, हाँ, उसको एलोजाइज़ करते हैं, उसको इतना ग्लैमराइज़ करते हैं, लगता है जैसे कोई बड़ा माचो फिगर था। तो ये उन ताकतों को और इस देश के बदले हुए स्वभाव को दिखाता है। मैं समझता हूँ कि आपके मन में कोई और बात हो, तो ज़रूर शेयर करें, लेकिन आप शेयर करें उससे पहले मैं तमाम दर्शक जो कह रहे हैं, मैं उनसे एक ही बात कहना चाहता हूँ। देखिए, हमारा जो रोल था वो हमने प्ले किया। हम शायद उस 90 के दशक के आस-पास पत्रकारिता करने आए थे और ये सारी घटनाएँ हमारे सामने की हैं। मैं इन बातों को पिछले 7 साल से लगातार बोलता रहा हूँ और किस तरीके से वो देश का गृह मंत्री आया और फिर शपथ कब ली और फिर ये घटना कब घटी और फिर किससे झूठी उसने अपनी बेटी का अपहरण कराया।
मैं ये कह रहा हूं कि जो दूसरा चरण था वो विवेक अग्निहोत्री जी ने उसे पूरा किया। लेकिन आप सबसे मेरी निवेदन है, और ये निवेदन इसलिए नहीं है कि मतलब मैं कोई किसी का साथ खड़ा हूं, नहीं। ये एक ऐसा समय है जब आप ये फिल्म पिक्चर हॉल में देखेंगे, तो इस पैसे का एक बड़ा शेयर आपके इन कलाकारों को, डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर को मिलेगा, जिससे उनकी आर्थिक चुनौती मजबूत होगी। और वो चुनौतियां जो अगली फिल्म जब भी वो बनाएंगे, तो उनको लगेगा कि राष्ट्र ऐसी फिल्म देखना चाहता है। उनका भी हौसला अफजाई होगा, उनकी भी हिम्मत बढ़ेगी, और आर्थिक तंगी के कारण कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट, चाहे वो गोधरा का हो, चाहे वो गुजरात दंगों का हो, चाहे वो भोपला का हो, चाहे भारत विभाजन का हो, या हाल में बंगाल में जो हुआ है, इन चीजों के लिए आम पब्लिक इस फिल्म को देखे, लोगों को प्रोत्साहित करे, और ये फिल्म सिर्फ ये मान के चले कि हमारे जीवन की ये घटना जो है, ये इसलिए ना देखें कि 1990 में क्या हुआ है, ये इसलिए देखें कि 2024 और 25 में ये ना हो, और लगातार आने वाली जो जनरेशन है उनके सामने ये चुनौती ना आए। मैं समझता हूं कि मैं अपनी बात कह चुका हूं। आपके मन में कोई बात हो पुनीत भाई तो जरूर करें। नहीं, मैं बस ये कहना चाहता हूं कि लोगों ने देखा और सबसे पहले सर्वप्रथम भारतीय बने। इवन जो हमारे मुस्लिम जो भाई हैं उनसे भी देखिए, अगर आप जर्मनी जाएं आज, तो दी जर्मन्स, दे हेट हिटलर। जो जर्मन्स हैं, दे हेट हिटलर। वो कहते हैं, वो कोई हिटलर को एंडोर्स नहीं करते। तो जो, और आपको तो पता ही है, हमारे यहाँ पे जितने भी हमारे मुस्लिम जो लोग जो रह रहे हैं, देवर वो प्रताड़ित हिंदुओं की संतानें हैं, वो कोई बाहर से नहीं आए। जो हमारे हिंदू भाइयों को जब मार के उनका नरसंहार किया गया या उन पर अत्याचार किया, उन्हें फोर्सफुल जो कन्वर्जन किया, वो उन्हीं की संतानें हैं। सो आई तो फील ऑन द कॉन्ट्री, बी इंडियन फर्स्ट। और आप सबको, और मेरे कुछ, आप मानोगे नहीं, मेरे दोस्त हैं जिन्होंने इस फिल्म को देखा एंड दे हैव कंडेम्ड व्हाट हैज हैपेंड। तो ये जो मैं चाहता हूं, मुझे बहुत अच्छा लगा सर, मेरे कुछ मुस्लिम दोस्त यार हैं जिन्होंने ये फिल्म देखी और मुझे कहा, पुनीत भाई बहुत बढ़िया फिल्म बनी है, एंड वी आर अशेम्ड व्हाट दीस पीपल डिड, एंड वी शुड स्टैंड यूनाइटेड, वी शुड, वी एंडोर्स। तो ये जो मुझे जो बात बहुत अच्छी लग रही है, आजकल के जो लोग हैं ये इस तरह इस फिल्म को देख रहे हैं। मुझे लगता है कि पुनीत भाई, इस आज की बातचीत से मैसेज मैं देना चाहता था कि देखिए, इस फिल्म के मैंने शुरू में ही कहा कि 3 बड़े कैरेक्टर हैं, और तीनों की ज़िंदगी में वो दिन आया। मैंने इसलिए कहा कि मिथुन चक्रवर्ती बंगाल से आते हैं, लेकिन बंगाल का 2 बार विभाजन हुआ। वहाँ पर आपने जिस तरीके से कहा कि वो जो जो एक तरफ़ा कत्लेआम किया गया था, वो सब, उसका भी ज़िक्र आपने कहा, तो वो भी उसके भुक्तभोगी रहे होंगे, उसके परिवार के लोग। आप पाकिस्तान से आए और अनुपम खेर कश्मीर से आए, तो ये तीनों कैरेक्टर जो हैं, इनका निजी एक्सपीरियंस फ़िल्म नहीं है, इनका निजी एक्सपीरियंस यथार्थ है। ये अलग बात है कि ये तीनों इस फिल्म में एक साथ नजर आए, तो हर एक का अपना वो तकलीफ और दर्द है, और आपने इसको बयान किया। मैं समझता हूं कि समय समय पे हमें इस तरीके के कन्वर्सेशन इसलिए रखने चाहिए कि लोग जब आपके मुंह से सुनते हैं, जब आपको देखते हैं, तो वो रियल बात आती है। आप जिस तरह से बताते बताते आपके आंसू भी निकल आए, तो मुझे लगता है कि ये बड़ा नेचुरल है, ये एक्टिंग नहीं होती है। ये जिंदगी का वो तकलीफ दे होता है कि उसको जब कोई कह देता है, तो अंदर से तमाम सारी चीजें आदमी अपना वो लूज कर जाता है। आपने अपना समय दिया, और एक 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 न सिर्फ आप एक बेहतरीन इंसान हैं, बल्कि एक अच्छे अदाकार भी हैं। और आपने इस चुनौती में खासतौर से वो जो रोल है, क्योंकि कुछ रोल होता है बड़ा मतलब सीमाओं में बंधने वाला। अब एक डीजीपी सीमाओं में बंधा हुआ है, और उसके मन में क्या चल रहा है, वो उस जी उथल-पुथल में भी जूझ रहा है, उसे वर्दी का भी ध्यान रखना है, उसे सरकार के संविधान का भी ध्यान रखना है, और जी उसका मुख्यमंत्री जो है वो आतंकवादियों के साथ खड़ा है, उसमें जी उसमें वो रोष भी है, वो गुस्सा भी है। तो ये जी। बड़ा डिफिकल्ट रोल है आपका। मैंने देखा हाँ कि जी। मतलब वो जो आपके चेहरे पे जो बेबसी लगती है, वो लगता है कि मतलब अंदर कुछ और है, उसे करना कुछ और पड़ रहा है। तो इस जी। बहुत काबिल तारीफ काम आपने किया उसमें। अब बहुत ही सटल, और क्या है कि बिकॉज तो मेरा अपना जो पर्सनल व्यक्तिगत जो स्वरूप कुछ अलग है। मतलब मतलब वो तो मुझे, मेरे जैसे कैरेक्टर को, वो डीजीपी का जो एक सभ्य, फंसा हुआ और दबा हुआ, बेबस, वो पात्र करना बहुत मुश्किल था। नहीं, आप बल्कि ये समझ। कहा जाए कि आपकी जो
आपकी जो 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 आम 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 जो पर्सनैलिटी है आपकी, उसमें जी। आप वो आदमी नहीं है कि जो कुछ अंदर से पीते रहे। आप तो न आम आम हाँ, ज़िंदगी में भी आप किसी की सुनते नहीं हैं और ना, आप ना, बड़े वो तो सर बेबाक हैं। उसको हाँ, हाँ, उस कैरेक्टर एब्सोल्युटली। को कहा जाए तुम्हें बोलना नहीं है और एक्टिंग करनी है। हाँ, ये एक्टिंग और तो वो बहुत ही आपको एक शब्द है बहुत ही इसको अंडर प्ले करना बिकॉज़ आपकी बेबसी है, आप बेबस इंसान हैं। हाँ, तो बहुत ही करेक्ट, करेक्ट। मेरे लिए एक और आप वो जो देखेंगे कला जो है बहुत ही जी, नॉर्मल जी। एब्सोल्युटली तो किया है और आई एम फुल मार्क्स टू माय डायरेक्टर बिकॉज़ होता क्या है एक जो डायरेक्टर मैं ही एब्सोल्युटली, से एब्सोल्युटली, बहुत बढ़िया हमने किया एब्सोल्युटली। और काम करने का मज़ा आया बिकॉज़ वेरी सारे गुड। अच्छे काबिल कलाकार थे आस-पास। तो एक वो था मिशन में काम करना है और भई एक तो क्या होता है एक हमारे इंडस्ट्री में एक छाप लग जाती है कि अच्छा आपने यार महाभारत में दुर्योधन किया है। अरे यार हुँ, तो ये हुँ, तो हुँ। एपिक रोल्स करते हैं और ये बहुत ही जो हाँ, अरे भाई दैट इज़ लार्जर देन लाइफ बट दैट्स राइट। आप हमें अगर एक नॉर्मल रोल देंगे तो हम करेंगे ना। आप करेक्ट, समझ करेक्ट, रहे हैं? करेक्ट, करेक्ट, तो लोग क्या यहाँ पे करेक्ट, करेक्ट। स्टीरियोटाइप बाँध देते हैं। तो दैट इज़ व्हाट हुँ, विवेक हुँ, डिड हुँ। कैसे नो सर आई नो यू विल तो मैंने कहा कि क्यों नहीं कर सकते? अब आप देखिए अब उसके बाद में हमने बॉर्डर की, बॉर्डर वाज़ टोटली डिफरेंट। एक हँसमुख, एक जवादिल, एक खालसा जो मैं 26 पंजाब का जो रेजिमेंट का जो मैंने रतन सिंह का उसकी भूमिका की थी। पर वो फिर भी एक फराख दिल, एक जाबाज़ मतलब वो पात्र भी वो मेरा स्वरूप था उसमें। लेकिन मतलब जो इस आपका जो ओरिजिनल चरित्र है वो उस कैरेक्टर के अंदर हाँ, था। उसमें देखिए जो बॉर्डर फ़िल्म में जो रतन सिंह का पात्र था, ही वाज़ द टॉलेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट सरदार इन द रेजिमेंट। वो वाह! सबसे लंबा और सबसे ताकतवर वो सरदार था। तो मैंने वो क्या पात्र बात प्ले है! किया। तो क्या बात है! क्या तो वो मैंने किया, वो मेरे लिए बहुत आसान था कि मतलब मुझे कभी-कभी लगता है कि मैं आपको क्या मैं क्या कॉम्प्लीमेंट करूँ? मुझे लगता है कि आपका एक वो दौर था जब घर-घर में लोग आपको देखते थे और सड़कों पे कर्फ्यू लग जाता था, जब आप महाभारत में जी थे। हाँ, जी हाँ। और आज जी, आप देखिए कि आप उस फ़िल्म के एक इम्पोर्टेंट रोल हैं। उस वो भी फ़िल्म ऐसे लग रहा है जैसे इस फ़िल्म को देखना लोगों के लिए मंदिर जाने जैसा हो गया है। हाँ जी। लोग इतने ये इमोशनल हो गए रियलिटी हैं, महिलाएँ इमोशनल हो गई हैं। जी, तो एक तरीके से दोबारा से वो जो होता है ना कि फ़िल्म तो ठीक है, लोग देखते हैं, सिर्फ़ फ़िल्म चलती है, वो बजट में आ गई साहब 100 करोड़ किया, हाँ, 500 करोड़ किया, लेकिन इस फ़िल्म को एक आम हिंदुस्तानी और सनातनी हिंदू ख़ास तौर से उस दर्द के साथ देखने जा रहा है, देख तो हाँ आप जी। तो फिर दोबारा से उसी पर्दे के अंदर आ गए और लोगों में आपस में लोग कह रहे हैं कि हमें इसको किसी भी तरीके से यूट्यूब पे नहीं देखना है, कुछ लोगों ने शायद ये हरकत हाँ, की कि बिल्कुल। यूट्यूब पे कुछ लीक किया, लेकिन आपस में सब कह रहे हैं कि नहीं फ़िल्म वहाँ जाके देखना है थिएटर में और देखिए। इसमें प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और एक्टर सबको इतनी हमें इकोनॉमिक ताकत देनी है कि वो और बड़ी से बड़ी फ़िल्म बनाने का जी, चैलेंज ले सकें। बिल्कुल, बिल्कुल, आप बिल्कुल। पुनीत भाई आए, आपने मुझे समय दिया, अपने इसमें तासुरात को आपने हमसे शेयर किया और आप ऐसे ही ज़बरदस्त तरीके से आप जो है रियल ज़िंदगी के दुर्योधन हैं, आप वैसे ही रहिए और मज़े लीजिए। बहुत-बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर। नमस्कार। जय हिंद। जय हिंद।